नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज मेरा वीडियो नंबर 9 होगा। इससे पहले हमने 8 वीडियो करा चुका है। अगर आपने अभी तक उस सब वीडियो को नहीं देखा है तो बिहार एसएससी नाम से एक प्ले लिस्ट बना होगा, जाकर वहां सर्च कीजिए, सारा वीडियो आपको वहां मिल जाएगा। तो आज मेरा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का 6 महत्वपूर्ण जो टॉपिक होगा उसको केवल हम 40 से 45 मिनट में केवल एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रमुख नहरें और बांध टॉपिक मेरा 1 है। ये कहता है कि पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में छपा हुआ मिलता है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को ये जोड़ती है। क्वेश्चन आगे है, किस नहर को एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य की सीमा रेखा माना जाता है, तो स्वेज नहर को माना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक यानी कि वेसल कैरियल कैनाल है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सू नहर किन 2 झीलों को जोड़ती है, तो सुपीरियर और ह्यूरन झील को ये जोड़ने का काम करती है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर कौन से पतन स्थित है, तो एक है पोर्ट सैयद और एक है पोर्ट स्वेज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह ब्राज़ील और पराग्वे 2 देशों की संयुक्त परियोजना है। तो पराना नदी पर निर्मित जो इतेपू बांध है यह विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह ब्राज़ील और पनामा 2 देशों की संयुक्त परियोजना है। किसकी परियोजना है? अगर पूछे इतेपू बांध तो ब्राज़ील और पराग्वे की। आसवान उच्च बांध कहाँ स्थित है, तो आसवान उच्च बांध जो है ये मिस्र में है। और किस नदी पर यह निर्मित है, तो नील नदी पर है। कील नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने का कार्य करती है में कील नहर। कुछ क्वेश्चन इधर भी है, उससे देख लिया जाए। विश्व का सबसे लंबा जो समुद्र सेतु बनाया गया है तो ये कहाँ है, तो जियाओजू खाड़ी में बनाया गया है। इससे मतलब कि हांगकांग और जो झुवाई के बीच की जो दूरी है, पहले इसके 4 घंटा लगता था दोनों के बीच की दूरी, जो घट करके केवल 30 मिनट की रह गई है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वक्स नदी पर निर्मित रोगन बांध जो तजाकिस्तान में पड़ता है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध है कौन सा है, वक्स नदी पर स्थित जो कौन सा बांध है, तो रोगन बांध। किस देश का में है, तो तजाकिस्तान देश में ये पड़ता है। विश्व के प्रमुख बांध नुरेक है, किस नदी पर है, तो वक्स नदी पर है। किस देश में है ये, तो रसिया में है। भाखरा नांगल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बनता है जो सतलज नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन पूछेगा भाखरा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सतलज नदी पर। कहाँ है, तो भारत में स्थित है। कुरेबेगावा जो है ये कुरेबे नदी पर है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहेंगे, जापान में है, इसे स्किप कर सकते हैं। काबोराबासा जो है ये जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया में करीबा बांध, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करीबा बांध यहाँ से क्वेश्चन छपता है, जो जाम्बेजी नदी पर है, जाम्बिया देश में है। आशवन बांध इंपॉर्टेंट है, नील नदी पर मिस्र में है। इसके आगे बाद बाकी आप यहाँ से जो भी है इसे स्किप कर सकते हैं। विश्व के प्रमुख नहरें और उससे संबंधित जो तथ्य हैं उसे देख लेते हैं। स्वेज नहर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसको जोड़ने का कार्य करती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये कहाँ स्थित है, तो मिस्र में। पनामा नहर कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। स्थिति इसकी कहाँ है, तो पनामा देश में है। वोल्गा डॉन जो नहर है रोस्टोव और स्टालिनग्राद को जोड़ने का कार्य करती है। किसको, तो रोस्टोव और स्टालिनग्राद को। इसके आगे जो मेरा ये रसिया में स्थित है वोल्गा डॉन नहर। और किल नहर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को अभी देखे थे, इसकी स्थिति जो है ये जर्मनी में है। उत्तरी सागर नहर है ये उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम को जोड़ने का कार्य करती है, जो जर्मनी में है। ईरी नहर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हडसन नदी और ईरी झील को जोड़ने का कार्य करती है। ईरी नहर जो है ये अमेरिका में स्थित है। सू नहर अभी देखे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ने का कार्य करती है, अमेरिका में स्थित है। केपी नहर, गोटा नहर, मैनचेस्टर नहर और वेलेंड नहर, इतना को आप स्किप कर सकते हैं। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसकी लंबाई जो है लगभग 82 किलोमीटर है, इतना है। तो पनामा नहर
अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। इसकी जो टोटल लंबाई है ये 82 किलोमीटर है। इम्पोर्टेंट है। टॉपिक मेरा सेकेंड शुरू हो रहा है, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। सबसे पहले ये फिगर आप देख लीजिए। यहाँ जो है ये क्षोभ मंडल, सबसे जो पृथ्वी का ये क्षोभ मंडल, उसके आगे जो होता है मेरा क्या है तो समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वही आयन मंडल के बाद में जो आता है बहिर्मंडल हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है। जो घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में, जैसे कि बिजली का चमकना, मेघ हो गया, वर्षा हो गया, ये सब जो घटनाएं हमें देखने को मिलती है, मौसमी जो भी घटनाएं होती है, ये कहाँ पर होती है तो क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में जो होता है मौसमी गुब्बारा, इसे क्यों भेजा जाता है, मौसम से संबंधित जानकारी लेने के लिए मौसमी गुब्बारा को समताप मंडल में की ऊंचाई पर भेजा जाता है। और जेट यान जो होता है, क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि समताप मंडल में ही जेट यान होती है ये उड़ान भरती है। इसके बीच आगे जो होता है मध्य मंडल है, उसके आगे आयन मंडल है। इसमें रेडियो तरंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और उल्का पिंड जो होता है ये हमें कहाँ देखने को मिलती है तो आयन मंडल में। और उसके आगे जो होता है बहिर्मंडल हो जाता है, जिसमें कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं, यहाँ पर स्थापित कर दिए जाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों के विशाल जो आवरण है, जो पृथ्वी का अंग है और चारों ओर से घेरे हुए हैं, किसे पृथ्वी को जो घेरे हुए हैं, क्या कहलाता है तो एटमॉस्फेयर, यानी कि ये वायुमंडल कहलाता है। एक बार और देखिए, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण, किसका आवरण तो गैसों का विशाल आवरण, जो पृथ्वी का ही अंग है, किसका अंग है पृथ्वी का ही अंग है, और चारों ओर इसे घेरे हुए है, क्या कहलाता है तो वायुमंडल कहलाता है। रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को दो परतों में बांटा गया है। रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है तो दो परतों में बांटा गया है। एक जो मेरा होता है होमोस्फीयर होता है और हेट्रोस्फीयर होता है, यानी कि एक मेरा जो होता है सममंडल होता है और सेकेंड जो है ये विषम मंडल होता है। क्वेश्चन आगे है, अधिकांश मौसमी गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में घटित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अभी बताए थे कि अधिकांश जो मौसमी गतिविधियां होती है ये क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है, इसमें घटित होती है। इसका इंग्लिश भी वर्जन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी हिंदी ना दे करके इंग्लिश में ही क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। वायुमंडल की परत, कौन सी परत विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है तो स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि समताप मंडल जो है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में छप चुका है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में अवस्थित है तो ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल में अवस्थित है। ये तीन क्वेश्चन आप याद रखिएगा, क्योंकि यही तीन क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। पृथ्वी की सतह से ओजोन की ऊंचाई कितनी है तो लगभग जो इसका ऊंचाई है 15 से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच में इसके ऊंचाई हमें देखने को मिलता है। रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है तो ये आयन मंडल हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मध्य मंडल सीमा पर तापमान गिर करके कितना हो जाता है 95 डिग्री, -95 डिग्री हो जाता है, जो एवरेज तापमान है पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है, यानी कि एवरेज तापमान है। दिन और रात दोनों के तापमान को मिला करके ये 95 डिग्री होता है एवरेज यहाँ का। कहाँ पर तो मध्य मंडल में, काफ़ी ठंड होता है वहाँ। वायुमंडल का न्यूनतम तापमान यहीं पर होता है। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है तो रेडॉन गैस है, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। जब कभी भूकंप होता है तो इसमें क्या होता है कि थोड़ी बहुत मात्रा में रेडॉन गैस की जो मात्रा होती है इसमें वृद्धि हो जाती है। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी होती है तो दूर संचार प्रणाली के लिए अभी देखे हैं इस क्वेश्चन को, तो वो आयन मंडल हो जाता है। संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट होता है वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं तो तापमंडल या एवं बहिर्मंडल में एक्सोस्फीयर में इसे स्थापित कर दिया जाता है। पृथ्वी पर हिम से आच्छादित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक के सूर्यताप को परावर्तित करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है इसमें से सबसे सर्वाधिक जो ताप होता है वो परावर्तित किसके द्वारा कर दिया जाता है तो यहाँ जो हिम से आच्छादित जो भूमि होती है उसके द्वारा इसे परावर्तित कर दिया जाता है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं तो ये जो रिकॉर्ड किया जाता है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास में इसे
सबसे अधिक हाई टेम्परेचर यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। साफ रातें मेघयुक्त रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? जो साफ रातें होती है, क्वेश्चन यहाँ से दो तरफ से बनता है कि एक जो होता है जो बादलों भरी रातें अधिक गर्म क्यों होती है, और एक क्वेश्चन यहाँ ये है कि साफ रातें मेघयुक्त रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है। तो विकिरण की अनुपस्थिति के कारण जब क्या होता है कि जब मौसम जब साफ होता है, साफ रातें होता है, तो इस समय विकिरण की अनुपस्थिति हो जाता है। विकिरण जो होता है ये काफ़ी ऊंचाई, वायुमंडल काफ़ी ऊंचे चले जाते हैं, जिस कारण क्या होता है रातें जो होती है ये ठंडी होती है। अगर क्वेश्चन अगर इस समय पूछे कि गर्म क्यों होता है, तो इसके उपस्थिति के कारण हो जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? यानी कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन हमें कितनी ऊंचाई पर मिलेगा, तो ये लगभग 64 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमें ऑक्सीजन की मात्रा देखने को मिलती है। बहुत अल्प मात्रा में यहाँ होता है। विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो विद्युत आवेशित कणों की जो प्रधानता होती है ये आयन मंडल में देखने को मिलती है। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत का कार्य भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोकना है। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत क्या होता है कि सूर्य से जो भी पराबैंगनी किरणें जो आती है उसे रोकने का कार्य कौन करता है? तो जो ओजोन परत होता है ये रोकने का कार्य करता है। ओजोन परत अभी देखे थे ना कि ये 15 से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष सहमति बनी थी? तो 1987 में ये बनी हुई थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। पृथ्वी पर की सतह पर जो शुष्क वायु का रासायनिक संगठन जो है, इसमें जो नाइट्रोजन होता है N2 का 78.8% है, ऑक्सीजन 20.95% है, ऑर्गन जो होता है ये क्वेश्चन छपता है, ऑर्गन का परसेंट 0.93% जो हो जाता है ये ऑर्गन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 0.03% जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नियोन का होता है 0.002% हो जाता है। हीलियम का जो है ये 0.0005 हो जाता है, और क्रिप्टॉन का हो जाता है 0.001 हो जाता है। इसे 0000 में ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे शुद्ध रूप में जो पढ़ा जाता है 0.005 ऐसे ही पढ़ा जाता है। हीलियम का कितना है? तो 0.005 है, 0.0005 है, और क्रिप्टॉन का 0.001 कह सकते हैं। इसको याद करने के लिए बता दे रहे हैं। जेनॉन में जो होता है नॉन यहाँ 9 है, 9 जैसा साउंड आ रहा है, तो 4 जीरो के बाद 0.40 के बाद 9 है, और हाइड्रोजन जो है ये 0.40 के बाद ये 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से ही पूछा जाता है कि कितना प्रतिशत है, तो 0.03% याद रखिएगा। आगे का मेरा जो टॉपिक है ये है टॉपिक नंबर 3 है चक्रवात। वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। क्या होता है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले जो चक्रीय पवन होता है इसके विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। यह निम्न वायुदाब के क्षेत्र में होते हैं। ये जो घटना होता है कहाँ देखने को मिलता है? तो निम्न जो वायुदाब का जो केंद्र जहाँ होता है वहीं पर यह देखने को मिलता है। इसमें पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में जो होता है दक्षिण, मतलब कि घड़ी के सुई की दिशा में होता है, दक्षिणावर्त हो जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो हो जाता है ये जो इसके विपरीत हो जाता है। चक्रवात के प्रकार शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात इम्पोर्टेंट है। कैसा है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यानी कि उष्ण कटिबंधीय कितना बीच में आता है? उष्ण यानी कि 23 डिग्री से लेकर के नॉर्थ और साउथ दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय, यहाँ का जो क्षेत्र हो जाता है ये कैसा होता है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अभी बताए हैं, जैसे कि ये ग्लोब हो गया मेरा सर, ये विषुवत रेखा हो गया 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ हो गया 23.5 डिग्री साउथ हो गया, तो इसे जो बोला जाता है कर्क, और यहाँ जो बोला जाता है ये मकर रेखा बोला जाता है। तो इन्हीं दोनों के बीच में हमें ये देखने को मिलता है। तो उष्णकटिबंधीय यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये उत्पन्न हो जाता है। टाइफून चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चीन सागर जो होता है इससे काफ़ी प्रभावित होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय 35 डिग्री शीत उष्ण, यानी कि इसमें शीत थोड़ा बहुत मतलब कि ठंडा और उष्ण मतलब कि दोनों का ये अंश होता है। तो ये जो होता है 35 से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों, यानी कि नॉर्थ और साउथ दोनों अक्षांशों में हमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है और इसमें इधर जाइए इसे यहाँ जाइए, दोनों फर्क बराबर पड़ता है। ठीक है। ग्रीष्म काल में इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो जोन होता है, जिसे ITCZ कहा जाता है, का विस्थापन भूमध्य रेखा के किस गोलार्ध की ओर होता है? तो ग्रीष्म काल में जो ITCZ का जो क्षेत्र होता है ये उत्तरी गोलार्ध में हो जाता है, जिस कारण यहाँ क्या होता है कि ये गर्मी अधिक होता है। ये हमेशा टाइम के हिसाब से मतलब कि समय के हिसाब से ये मतलब कि डे बाय डे ये आगे की ओर बढ़ते रहता है। विश्व के प्रमुख यहाँ देख लेते हैं, एक ये आगे यहाँ जो है ये निम्न वायुदाबीय चक्रवात का जो दिखाया गया है इसको छोड़ दीजिए, ये समझने के लिए दिया गया है। यह कह रहा है कि टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु किस मापक का प्रयोग किया जाता है? तो टॉर्नेडो की तीव्रता जो होता है इसके लिए फुजीटा स्केल का प्रयोग किया जाता है। टॉर्नेडो का संबंध मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है। ये छपेगा क्वेश्चन, ठीक है, लिख लीजिए, ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। टॉर्नेडो का जो संबंध है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है। ये क्या है? तो ये चक्रवात ही है। विली विली क्या है? तो उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है ये विली विली है। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, अगर सीधे क्वेश्चन में ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया रहे तो ऑस्ट्रेलिया लगा दीजिएगा। तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसका निरंतर गति पर जो मापा जाता है तो साफिर सिम्पसन स्केल होता है। विश्व के प्रमुख चक्रवात 2017, 18, 19, 20, 21 का जो चक्रवात है ये है। तो मोरा जो है दो बंगाल की खाड़ी में आया था। हार्वे और मैथ्यू जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आया था। क्वेश्चन पुराना है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तितली चक्रवाती तूफान जो देखने को मिला था 2017 में भारत में। शामर सोमालिया गल्फ और लुबान गाजा इम्पोर्टेंट है, ये आइलैंड के मतलब कि जो गल्फ ऑफ आइलैंड में देखने को मिला था। हरिकेन माइकल, हरिकेन जो इम्पोर्टेंट है पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में टाइफून जो फिलीपींस में है, और हरिकेन वलाका जो है हवाई द्वीप जो अमेरिका का क्षेत्र है वहाँ पर ये आया था प्रशांत महासागर में। पाबुक हो गया, ये थाईलैंड म्यांमार अंडमान द्वीप समूह में 2019 में आया हुआ था। इसके आगे जो है इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है उससे देख लेते हैं। तो डेमियन जो है ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आया था। हेराल्ड, और हेराल्ड जो आया था ये सोलोमन द्वीप फिजी में आया था। अम्फान भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका को तबाह किया था, काफ़ी यहाँ से क्षति हुआ था 2020 में जब अम्फान चक्रवात आया था। ऑथर है निवार, निवार ये भी इम्पोर्टेंट है भारत और श्रीलंका में। टाइफून मोलावे है वियतनाम में। टाइफून गोनी जो आया था ये फिलीपींस में आया था। हरिकेन एटा तो मध्य अमेरिका के में आया था। हरिकेन डेल्टा जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आया था। 2021 में जो आया था तूफान, इसमें से गुलाब भारत, इसका नाम किसने दिया था गुलाब? तो पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था। तौकते म्यांमार के द्वारा नाम दिया गया था जो भारत में है। यास ये भारत में आया था। फराजी हिंद महासागर में देखने को मिला था। जवाद जो है बंगाल की खाड़ी में। और 2022 में जो आया था चक्रवात वो अश्नी आया था बंगाल की खाड़ी में, इमराती हिंद महासागर में। एलेक्स जो आया था अटलांटिक महासागर में, और बोनी जो आया था अटलांटिक महासागर में ही आया था। तो अश्नी है, इमराती है, एलेक्स और बोनी ये इम्पोर्टेंट है सभी 2022 में जो आया हुआ था। तो अश्नी बंगाल की खाड़ी में, इमराती हिंद महासागर में, एलेक्स अटलांटिक महासागर में, बोनी जो आया ये भी अटलांटिक महासागर में आया था। क्वेश्चन है मेरा आगे, बैरोमीटर में पारे का स्तर में की अचानक गिरावट किस घटना का सूचक है? तो तूफान आने का सूचक होता है। अचानक जब इसमें गिरावट हो तो ये तूफान आने का संकेत होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कब उत्पन्न होती है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में पूछा जा रहा है कि ये उत्तरी गोलार्ध में कब उत्पन्न होती है? तो केवल ये शीत ऋतु में ही उत्पन्न होती है। भारत में चक्रवातीय पूर्वानुमान की जानकारी कौन देता है?
तो क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र जो दिल्ली में है इसके द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो यह दिल्ली में है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब जबकि परिधि की ओर उच्च दाब की स्थिति होती है। जब कह रहा है कि चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब की और जबकि इसमें जब केंद्र में क्या होता है कि निम्न दाब का केंद्र हो जाता है, जबकि इसके परिधि की ओर उच्च दाब की स्थिति होती है तब प्रति चक्रवात में होती है, तथा प्रति चक्रवात में क्या होता है इसके विपरीत स्थिति होती है। प्रति चक्रवात में कैसा होता है तो इसमें मौसम हमें साफ देखने को मिलता है। चक्रवात के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी दक्षिणी गोलार्धों में 5 से लेकर के 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होता है 5 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री अक्षांशों के बीच में दोनों गोलार्धों में ये क्या होता है, उत्पन्न होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है, तो मिसिसिपी मिसौरी घाटी को कहा जाता है, टॉर्नेडो एली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिसिसिपी मिसौरी घाटी को किस नाम से भी जाना जाता है, तो टॉर्नेडो एली का क्षेत्र इसे कहा जाता है। सॉरी, आगे का मेरा जो टॉपिक है ये है पवने और आर्द्रता, पॉइंट्स एंड ह्यूमिडिटी जो है ये टॉपिक मेरा ये चौथा है। कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के बाईं ओर विचलन का कारण क्या होता है। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में ये दाईं ओर हो जाता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। चालीसा पवनें किस महासागर में प्रवाहित होती है, तो हिंद महासागर में। प्रचंड, पचासा, गरजता, चालीसा, चिखता, साठा, ये सब जो होता है कहाँ देखने को मिलता है, तो दक्षिणी गोलार्ध के करीब में ये सब जो घटना होती है हिंद महासागर में। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य रेखा की ओर चलने वाले पवने को व्यापारिक पवने कहा जाता है। उच्च दाब क्षेत्र से क्या है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जो चलने वाली पवने होती है इसे क्या कहा जाता है, तो व्यापारिक पवने कहा जाता है। गर्म और शुष्क पवन जो जोंडा जो पवन है इसे एंडीज के मैदानी भाग में किस नाम से जाना जाता है, तो शीतफोन के नाम से जाना जाता है। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांश से 60 से 65 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली अस्थायी पवन को क्या कहा जाता है, तो ये पछुआ पवन कहा जाता है। ये कैसा होता है, तो शीत पवन होता है। दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश से 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में चलने वाली अस्थायी पवन को पछुआ पवन कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं के प्रभाव से सर्दियों में तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिनूक जो ये देखने को कहाँ मिलता है, तो ये चिनूक के कहाँ का है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों में चिनूक हवाओं के प्रभाव से सर्दियों में तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। कोरियोलिसिस बल की खोज किसने की थी, तो जीजी कोरियोलिसिस महोदय के द्वारा इसे किया गया था। इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था, कोरियोलिसिस बल। सिरोको प्रभाव के पवन के प्रभाव से होने वाले वर्षा को क्या कहा जाता है, तो ये जो मिस्र में देखने को मिलता है सिरोके जो होता है इसमें रक्त वर्षा, ब्लड रेन कहा जाता है। इसमें रेत मिला होता है जिसके कारण क्या होता है कि वर्षा जब होता है तो लाल लाल पानी गिरने लगता है। स्थानीय पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती है। स्थलीय समीर और पवनीय समीर जो होता है, स्थानीय पवन है ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि समुद्र से स्थल की ओर चलता है। इस वक्त क्या होता है कि जो मेरा जो स्थल होता है ये काफ़ी गर्म होता है, यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र होता है और समुद्र से जो ठंडी हवा इसे पूरा करने के लिए इसकी तरफ चलती है। और इसी बाद में क्या होता है कि शीत ऋतु में क्या होता है कि जो ये स्थल होता है ये थोड़ा गर्म होता है और जो समुद्र जो होता है ये ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा निम्न दाब का क्षेत्र बनता है जिसे पूर्ति करने के लिए यहाँ से समुद्र की तरफ चलने लगती है। यही क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानीय पवनें जो है ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डॉक्टर हवा को किस नाम से जाना जाता है, तो हरमट्टन पवन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा, इस क्वेश्चन को लिखिए, छपेगा, ठीक है।
रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होने वाली मिस्ट्रल किस प्रकार की पवनी है? तो मिस्ट्रल किस प्रकार की पवनी है? रोन नदी से यह भूमध्य सागर तक प्रवाहित होने वाली यह शीत ठंडी ध्रुवीय पवन है। दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों की प्रचंडता को दक्षिणी गोलार्ध में कह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन था। बीपीएससी 67वीं का जो प्री हुआ था री एग्जाम, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि गरजता 40 प्रचंड 50 ये सब कहाँ हमें देखने को मिलती है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों की प्रचंडता को 40 डिग्री अक्षांशों के समीप गरजती 40, 50 डिग्री प्रचंड 50 तथा 60 डिग्री अक्षांशों के बीच इसे चिकता साठा के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें, यहाँ से एक दो ऐसा क्वेश्चन है जो पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें से जो मेरा इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो चिनूक है, यह रॉकी पर्वत के सहारे यहाँ स्थान है, गर्म और शुष्क हवा है जो अमेरिका में होता है। फोन आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड, फोन कहाँ है? स्विट्जरलैंड देश पूछा जाता है। गर्म और शुष्क हवा है, ये सभी कैसा है? सिरोको हो गया मिस्र, लीबिया, ट्यूनिशिया, स्पेन, कनारी और मेडिस द्वीप पर इसका स्थान होता है। गर्म शुष्क तथा रेत भरी पवनें होती है। यही क्वेश्चन देखे थे ना, ब्लड रेन के रूप में। इसमें क्या होता है? रेत भरी पवनें होती है। ब्लैक रोलर अमेरिका के विशाल मैदानी भागों में होता है और धूल भरी और ये गर्म और शुष्क ये पवनें होती है। सीमुक है अरब रेगिस्तान में, अरब के रेगिस्तान में गर्म और शुष्क हवा है ये। हरमटन सहारा रेगिस्तान, क्वेश्चन छपता है, पूछा जाता है कि हरमटन जो है ये कहाँ है इसका स्थान? तो सहारा रेगिस्तान में। कैसा है? तो गर्म और शुष्क हवा है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, उष्ण और शुष्क हवा है। नॉर्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड में, भारत में इसे काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। किसे? तो नॉर्वेस्टर को जो पवनें हैं इसको भारत में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। गर्म और शुष्क हवा है। लू उत्तर भारत में क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है, ये प्रचंड और शुष्क हवा होती है। मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस के बीच में है। मिस्ट्रल ये कैसी है? तो ठंडी ध्रुवीय हवाई है मिस्ट्रल। इसके आगे आप टेम्पोरल और को मतलब कि मध्य अमेरिका मानसूनी हवा है ये। बोरा इटली और युगोस्लाविया के बीच में है, शुष्क और अत्यधिक ठंडी हवा है। ब्लिजर्ड ये कैसा होता है? ब्लेजर कब हम लोग पहनते हैं? तो ठंडा का मौसम में। तो साइबेरिया क्षेत्र कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में ये ध्रुवीय हवाएं है जो काफ़ी ठंडी होती है। नॉर्टे है संयुक्त राज्य अमेरिका में, पूछा जाता है क्वेश्चन। ध्रुवीय पवनें है ये। मैस्ट्रो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र उत्तर पश्चिमी पवनें। और दक्षिणी वर्स्टर न्यू साउथ वेल्स और ठंडी पवनें है ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। और लेवांटर जो है ये दक्षिणी स्पेन फ्रांस से पूर्वी ठंडी पवनें हैं। ध्रुवीय पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से, ध्रुवीय पवनें जो कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। दक्षिणी गोलार्ध में जो ये दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ से क्या हो गया कि ये होता है उत्तर पश्चिम की ओर, ये जाने लगता है। कहाँ? उत्तर और पश्चिम की ओर ये बहता है। ठीक है, ध्रुवीय पवनें के बारे में कहा जा रहा है। इसमें से बता दे रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लग रहा है हमें कि छप सकता है। अगर इसमें से अगर क्वेश्चन अगर पूछेगा तो एक इसमें से 3-4 टिक लगा दे रहे हैं। चिनूक इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोन और इससे सिरोको, ब्लैक रोलर, सिमुक, हरमटन इंपॉर्टेंट है। ब्रिक फिल्डर भी इंपॉर्टेंट है। उसके आगे अगर और कोई क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो ये मिस्ट्रल पूछ सकता है। ये 4 ऐसा क्वेश्चन है, अगर छपने को अगर मिलेगा एग्जाम में देखने को मिलेगा तो इसी 4 में से कोई ये क्वेश्चन छपा होगा। टॉपिक आगे है 5 नंबर मेरा जो टॉपिक है ये कौन सा है? तो वन है, फॉरेस्ट हो जाता है। तो वन के बारे में कह रहा है कि फॉरेस्ट बायोम जो है इसमें वन जो होता है, एक तो होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है जो सदाबहार वन कहा जाता है। इसकी खासियत क्या होती है कि ये वन अपना पत्तियां जो है ये नहीं गिराती है, हमेशा एवरग्रीन मतलब कि सादा, ये मतलब कि ग्रीन होती है। पर्णहरित पर्णपाती वन होता है। ये क्या होता है कि ये पत्तियां अपना गिरा देती है। तो इसमें जो मेरा है सदाबहार वन में जो अलग अलग स्थिति है, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय सदाबहार वन, शंकुधारी वन और पर्णपाती वन का जो है मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन,
उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती अथवा इसे मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पर अधिकांश सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाया जाएगा ये सोचिए, विषुवत रेखा के आसपास। यहाँ क्या होता है कि मौसम जो होता है अधिक थोड़ा गर्म होता है, इस कारण यहाँ अधिक वर्षा हमें देखने को मिलती है विषुवत रेखा के आसपास। जहाँ अधिक वर्षा होगी वहाँ स्वाभाविक यहाँ तो मतलब कि है ही कि अगर वर्षा अगर यहाँ अगर अधिक हो रही है तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा? पेड़ पौधा यहाँ क्या होगा कि सघन देखने को मिलेगा। शंकुधारी वनों में मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। जो कोनधारी जो वृक्ष होता है, शंकुधारी टाइप का जो वृक्ष होता है, इसमें क्या होता है कि ये काफ़ी मुलायम जो होता है ये वृक्ष होता है। भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा या इक्वेटर इससे बोलिए 0 डिग्री अक्षांश, यहाँ क्या होता है, किस प्रकार के वन होगा? तो उष्णकटिबंधीय वन यहाँ हमें देखने को मिलता है। वैश्विक वन क्षेत्र में किसके विस्तार की प्रतिशत सर्वाधिक है? तो शीतोष्ण जो शंकुधारी जो वन होता है, शंकुधारी जो वन होता है इसकी प्रतिशत क्या है कि सर्वाधिक हमें देखने को मिलती है। शीतोष्ण जो शंकुधारी वन होता है इसकी प्रतिशत अधिक होती है। विषुवत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो कांगो घाटी में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरा। विषुवतीय प्रदेशों और उष्णकटिबंधीय तटीय प्रदेशों में भारी वर्षा और उच्च तापमान की दशाओं में सघन, ऊंचे और विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। वही बात अभी बताए हैं ना, यही कह रहा है कि क्या होता है कि विषुवत रेखा के जो आसपास का जो क्षेत्र होता है यहाँ का क्या होता है कि भारी वर्षा यहाँ होता है। इस क्या कारण है कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है थोड़ा हाई होता है। यहाँ के दशाओं में सघन और ऊंचे विश्व के सर्वाधिक जो होता है विविधतापूर्ण जो वन होते हैं यही हमें देखने को मिलते हैं। विश्व के सबसे बड़े और घने वन किस देश में पाए जाते हैं? तो सबसे बड़े और घने वन जो होते हैं ब्राज़ील में होते हैं। सॉरी। विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ईंधन काष्ठ का यानी कि ईंधन वाली लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये मेरा इंडोनेशिया का क्षेत्र हो जाता है। डेलबर्जिया प्रजाति किस वनस्पति से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरा। डेलबर्जिया प्रजाति ये शीशम से संबंधित है। मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? कनाडा है। लुगदी का जिससे क्या बनता है? पेपर बनाया जाता है, तो ये कनाडा हो जाता है। भूमध्य सागर वन किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय जो वन होता है, भूमध्य सागरीय वन ये जो होता है किसके लिए? तो खट्टे फलों के लिए हो जाता है। टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है? तो सील मछली है। एस्किमो वहाँ की जनजाति होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व के वनों का वर्गीकरण, वन के प्रकार, वर्षा की मात्रा, प्रमुख वनस्पति, महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार व अर्ध सदाबहार वन, इसमें क्या होता है कि वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन पूछेगा एबिनो सिनकोना पूछा जाता है, महोगनी और रोजवुड, ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कौन सा? सिनकोना, महोगनी और रोजवुड। किस प्रकार के वनों में इसकी अधिकता देखने को मिलती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या अर्ध सदाबहार जो भी रहे उसमें हमें ये देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण तथ्य, अलग अलग समय पर गिराते हैं। इसमें क्या होता है कि सदाबहार और अर्ध सदाबहार कुछ वन ऐसे भी होते हैं जो अपना पतिया मतलब कि वे क्या होते हैं कि अलग अलग समय पर ये पतिया गिराते रहते हैं, इसलिए वर्ष भर क्या होते हैं कि हरे भरे होते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र या शुष्क पर्णपाती वन, इसमें क्या होता है कि 100 से 200 सेंटीमीटर तक होता है। आर्द्र क्या होता है? जैसे कि आर्द्र भूमि सुने होंगे। तो आर्द्र भूमि क्या होता है कि यहाँ मतलब कि दलदली कोई क्षेत्र सा होता है, यहाँ मतलब कि कोई विशेष प्रकार का जो वन होता है वहीं यहाँ अपना सर्वाइव कर पाता है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र या शुष्क पर्णपाती वन होता है। इसमें टीक होता है, साल होता है, सांगवान होता है, शीशम, पीपल, नीम, बेल, अमल, ताश, पलाश, ये सब जो होता है किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र, ये सब क्या होता है कि ये सभी अपने पत्ते को गिरा देते हैं। इन वनों के पेड़ अपने पत्ते एक नियत समय में गिराते हैं। क्या होता है कि सभी जो पेड़ है एक समय में ही एक नियत समय होता है इसमें गिरा देते हैं। पर्वतीय वन, देवदार, चीर, पाइन, ये कहाँ देखने को मिलता है? तो पर्वतों में देखने को मिलता है। तो पर्वतीय वन, यहाँ वर्षा का कोई मात्रा यहाँ दिया नहीं है,
ठीक है। शंक्वाकार वृक्ष ताकि पत्तियों पर बर्फ भोजपत्र ना ठहर सके। यहाँ का जो वृक्ष होता है ये मतलब कि शंक्वाकार होता है, शंकु के आकार का होता है, ताकि इस पर से जब बर्फ पड़े तो ये नीचे गिर जाए, इसके पत्ती पर ना जम सके। कंटीले इस और मरुस्थलीय जो वन होता है 100 से लेकर के 60 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होता है, या 40 सेंटीमीटर से कभी कभी कम होता है। तो नागफनी, कंटीली झाड़ियाँ, खजूर, खैर, बबूल, नीम, कीकर, ये सब होता है कंटीले मरुस्थलीय वन होता है। इसका जो होता है पौधे में ही जो इसका जो कांटा जो होता है वहीं इसका पत्तियाँ होता है। इन पौधों की जड़ें लंबी तथा पत्तियाँ छोटी और कांटेदार होती है। सावाना वन 60 से लेकर के 40 सेंटीमीटर मतलब 40 से 60 सेंटीमीटर होता है। छोटे छोटे वृक्षों के साथ ये घास के मैदान होते हैं। यहाँ क्या होता है कि वर्षा की मात्रा जो होती है इतना भी अधिक नहीं होती है कि जो छोटे छोटे पौधे हैं वो बहुत विशाल वृक्ष बन जाए, और इतना भी कम नहीं होती है कि पूरा मरुस्थल ही बन जाए। तो ये सावाना होता है। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? सावाना घास के मैदान कहाँ पड़े हुए थे? दक्षिण अफ्रीका में। तो छोटे छोटे वृक्षों के घास के मैदान, यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क है, ठीक है, और उष्णकटिबंधीय होती है। तो सावाना पूछा जाता है घास के मैदान कैसा है, तो अर्धशुष्क घास के मैदान है। ये पीछे बता चुके हैं। मैनग्रोव वन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुंदरी के पेड़, यहाँ से क्वेश्चन ये छपता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये खारे पानी में भी ये जीवित रह सकते हैं। सुनामी के लिए ये रोकने का काम करता है। सुनामी जो आता है इसके लिए थोड़ा अवरोधक का कार्य करता है। कौन? तो मैनग्रोव का वन। इसका जो जड़ें होते हैं काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। पश्चिम बंगाल में काफ़ी देखने को मिलता है, और गुजरात का कुछ क्षेत्र है वहाँ भी ये सुंदरी के मैनग्रोव वन होता है। खारे पानी में भी ये जीवित होते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि ये खारे पानी में भी अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। कहाँ? तो मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर, जो महाद्वीप का जो पश्चिमी सीमांत होता है इसमें शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में भूमध्य सागरीय वन देखने को मिलते हैं। टॉपिक मेरा लास्ट टॉपिक जो होगा ये जलवायु से होगा। क्लाइमेट है, तो इसमें जो होता है ये दोनों जो यहाँ से देख लीजिए, विषुवत-रेखीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और शीत जो हो गया कटिबंधीय। विषुवत रेखा इस पर हो गया एक समान। यहाँ उष्णकटिबंधीय, यहाँ गर्म, थोड़ा उपोष्ण, इससे गर्म और उपोष्ण, ठीक है, और शीतोष्ण मतलब ठंडा, और इसके यहाँ जो होता है थोड़ा गर्म हो जाता है, और शीत जहाँ देखने को मिलता है काफ़ी ठंडा होता है। पृथ्वी के अधिकांश भाग पर किस प्रकार की जलवायु का विस्तार है? तो यहाँ जो है शुष्क जलवायु का अधिकांश विस्तार देखने को मिलता है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बर्खोयांश का पड़ता है, ये साइबेरिया का क्षेत्र में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमध्य रेखीय जलवायु किस अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु मेडिटेरेनियन जो क्लाइमेट है ये भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों में पाया जाता है। एल नीनो और दक्षिणी दोलन अल्पकालीन जलवायु संबंधी भविष्य भारतीय उपमहाद्वीप के विरल क्षीण मानसूनी वर्षा से संबंधित है। ये क्या होता है कि अमेरिका के जो प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी साइड है यहाँ से मतलब कि ये देखने को हमें मिलता है। तो एल नीनो जब होता है तो ये वर्षा को क्या करता है, भारतीय जो मानसून होता है इसे प्रभावित कर देता है, तो छीन कर देता है। और यहीं जब ला नीनो होता है तो इस समय क्या होता है, जो मानसून में जितना वर्षा होना चाहिए उससे अधिक हमें वर्षा देखने को मिलता है। लेकिन एल नीनो जब होता है तो जितना वर्षा मानसून के काल में होना चाहिए उतना वर्षा नहीं होकर के क्या होता है कि वर्षा की जो मात्रा होती है वो कम जाती है। कर्क और मकर रेखा के मध्य कौन से जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। नॉर्वे में किस ऋतु में वर्षा होती है? ये नॉर्वे याद आ रहा है कुछ? मध्यरात्रि का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। किस ऋतु में? तो शीत ऋतु में यहाँ वर्षा होती है। अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ जो जलवायु पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में। तो भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जब भारी वर्षा होती है कब होती है? तो ये शीत ऋतु में होती है। ये क्वेश्चन छापा जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की प्रमुख विशेषता निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु होती है।
कोपियन के जलवायु वर्गीकरण में बी अक्षर किस जलवायु को निरूपित करता है? जो बी अक्षर है ये शुष्क जलवायु क्षेत्र को निरूपित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार गंगा के क्षेत्र को देखे थे CWG से, इसी प्रकार यहाँ जलवायु वर्गीकरण का बी से मतलब कि शुष्क जलवायु का क्षेत्र का। विश्व का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? जो आर्द्र जो स्थान है तो ये मासी नाम मेघालय को यहाँ क्यों सर्वाधिक यहाँ वर्षा होती है। कोपियन के CS जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाई जाती है। विषुवत रेखा के निकट वर्ष भर भारी वर्षा होती है जिससे जलवायु उष्णाद्र रहती है तथा वहाँ सघन वनस्पति पाई जाती है। समझा चुके हैं, इसके बारे में बता चुके हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय जो जलवायु होता है ये 30 से 35 डिग्री उत्तर पश्चिमी ये दोनों अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो वायुमंडल में जो नमी होती है, ह्यूमिडिटी और आर्द्रता पर ये सब निर्भर करती है। कोपियन का जलवायु वर्गीकरण यहाँ से याद करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, रट लीजिएगा क्योंकि एक तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए किस अक्षर का प्रयोग किया गया था कोपियन महोदय के द्वारा? था AF उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के लिए। मानसूनी के लिए मानसूनी M से लिए AM याद रख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु के लिए AW शब्द का प्रयोग किया गया। उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु के लिए BSH। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु के लिए मरुस्थल के लिए किसका? BWH का। मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु के लिए BSK का प्रयोग किया गया। किसका किया गया? तो मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु। मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थलीय जलवायु के लिए BWK का प्रयोग किया गया। और पश्चिम यूरोप तुल जलवायु के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम यूरोप तुल जलवायु के लिए CF शब्द का प्रयोग किया गया। भूमध्य सागरीय जलवायु ये छपेगा क्वेश्चन, ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। CS शब्द का प्रयोग किया गया। चीन तुल्य जलवायु के लिए CW का, शीताद्र जलवायु के लिए DF शब्द का प्रयोग किया गया। और शीतराद्र जलवायु के लिए जो प्रयोग किया गया DW का। टुंड्रा जलवायु को ET शब्द से, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ध्रुवीय जो हिम टोपी होता है EF से। तो इसमें से टुंड्रा जलवायु ET और ध्रुवीय हिम टोपी का EF इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे कह रहा है कि वैश्विक जलवायु का वर्गीकरण, ठीक है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, इसमें संवहनीय वर्षा 200 से, ये तो क्वेश्चन देख चुके थे। सिनकोना, रबर, बांस, महोगनी वनस्पति यहाँ का होता है, इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी, इसमें क्या होता है? गन्ना, कपास, चाय, कहवा, खाद्यान्न फसलें। तापमान मौसम के अनुसार इसमें क्या होता है? बदलते रहता है। सवाना तुल्य प्रदेश, इसमें कम ऊंचाई के वृक्ष सहित घास के जो बृहत मैदान होते हैं ये होता है। हल्की तिरछी इसमें किरण क्या होता है कि यहाँ पड़ता है। तापमान ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के तुलना में इसमें शीत ऋतु में सूर्य की किरणें क्या होता है कि यहाँ तिरछी पड़ती है। मरुस्थलीय कंटीले, और ये पीछे देख चुके हैं 25 सेंटीमीटर। और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश वहीं यहाँ दिया हुआ है, रिपीट है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश ग्रीष्मकालीन आर्द्र शीतकाल, अधिकांश वर्षा शीतकाल में यहाँ होती है। जैतून, अंजीर और खट्टे वर्षदार फल जैसे संतरा, शीतकाल में अंगूर, नींबू आदि यहाँ। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश शीत ग्रीष्मकाल और शीत ऋतु में तापमान में यहाँ क्या होता है? अंतर होता है। वृक्ष रहित घास के मैदान होते हैं। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, इसमें पूछा जाता है ओक, चेस्टनट और पाइन, ये सब जो होता है, ठीक है। ब्रिटिश तुल्य ये स्प्रूस हो गया, फर और सीडार के वृक्ष है। साइबेरियन जलवायु प्रदेश, इसमें स्प्रूस, पाइन के वृक्ष है। लॉरेंसियन जलवायु प्रदेश, इसमें चीर हो गया, हेमलॉक, प्रेयरी घास के मैदान। टुंड्रा जलवायु प्रदेश में क्या होता है कि यहाँ मॉस और काई अधिक देखने को मिलते हैं। सूर्य का प्रकाश का अभाव तथा दैनिक तापमान जो यहाँ होता है, तापांतर जो होता है, क्या होता है? न्यूनतम होता है। हेकी स्टोर्म पौधे के लिए अनुकूल तापीय दशाएं क्या होती है? तो बहुत कम ताप होता है। दक्षिण एशिया में स्थित बांग्लादेश मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दैनिक और वार्षिक तापांतर दोनों के मध्य किस जलवायु के अधिक होते हैं? तो मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश होते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अफ्रीका महाद्वीप में। पवनों का मौसमी जो उत्क्रमण किस प्रारूपी अभिलक्षण है? तो मानसूनी जलवायु का। टुंड्रा बंजर भूमि किस
भाषा के लिए से लिया गया है? तो फिनिश भाषा जो है फिनलैंड की भाषा से लिया गया है। कालाहारी और सहारा मरुस्थल की जलवायु बहुत ही गर्म और शुष्क है, जहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है। यहाँ क्या होता है, कालाहारी और सहारा मरुस्थल में यहाँ का क्या होता है कि बहुत ही गर्म और शुष्क होता है, जहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है। तो इसी के साथ मेरा आज का जो टॉपिक है, 6 टॉपिक इम्पोर्टेंट जो था वो मेरा कवर हो गया। ठीक है, अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, और बेल बटन जो है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिलता रहे। चलिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।